Okay, good morning all. Today we have to discuss phenol, aromatic phenol. Last क्लास में हमने बेंजीन देखा था और आज की क्लास में हम फिनॉल को कंटिन्यू करेंगे। जैसा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, फिनॉल, आप ये कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। ये कर्सर आपको ना उस पोजीशन के बारे में बताता रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं फिनॉल, जो एल्कोहल कंटेनिंग कार्बन्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो एलोफेटिक या एरोमेटिक। ठीक है, तो हम एलिफेटिक एल्कोहल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक एल्कोहल। द एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड फिनॉल। कॉमन नेम है जिसको हम फिनॉल के नाम से जानते हैं, या हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो फिनॉल वह कंपाउंड होते हैं जो अपने एरोमेटिक रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप रखते हैं। दूसरे होते हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स, जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं रहता। फंक्शनल ग्रुप OH जो है वो बेंजीन के साथ में अटैच नहीं होता। वो क्या करते हैं, एक कार्बन के इंटरमीडिएट कार्बन के साथ में अटैच होता है। तो ऐसे इंटरमीडिएट कार्बन अटैचिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम एरोमेटिक एल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली किसके साथ में अटैच नहीं होता, बेंजीन के साथ में अटैच नहीं होता। यदि वो डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे बोलते हैं फिनॉल, और यदि वो किसी कार्बन इंटरमीडिएट के साथ में अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल। जैसे इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, OH अटैच टू द बेंजीन रिंग थ्रू ए कार्बन ऑफ द साइड चेन। इसी तरीके से आप एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करेंगे तो दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा सकते हैं, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो तीसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। एक कार्बन है, एक कार्बन की जगह आप दूसरा कार्बन लगाओ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दो, है ना। इथाइल ग्रुप लगा दो कि तो इसका नाम जो है वो इथाइल बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अ कॉमन डिफरेंस, एरोमेटिक एल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर है। फिनॉल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ में अटैच होता है, और दूसरा जिसमें कार्बन इंटरमीडिएट के साथ में अटैच होता है। नाउ कम्स ऑन अ फिनॉल। फिनॉल एक सिंपल मेंबर है एक्चुअली बेंजीन ग्रुप का ही, जिसमें को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से। जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन है, तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन ग्रुप में अटैच है। हालांकि हम इसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी क्लासीफाई कर सकते हैं। डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, मतलब जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप या तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, तो हम उनको डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स बोलते हैं। फिनॉल इज जनरली Phenol is general obtained from the coal tar, wood tar, या petroleum after distillation. As a class, they occupy an important position in the modern synthetic organic chemistry because it used various pharmaceutical industry to prepare the pharmaceutical product as well. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देयर इज अ ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनॉल, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। जैसा देखा आपने, यहाँ पे बिल्कुल बेंजीन का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर था या उसका एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल था, यहाँ पे आप देखेंगे ये बेंजीन है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन बेंजीन स्ट्रक्चर अटैच्ड विद हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पे देखेंगे ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, एक मिनट ना, मैं आपको ये देखिए, ये है आपका ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन। ठीक है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल से क्या पता चलता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल में आप देखेंगे कार्बन के जितने भी पाई ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर हैं, और ऑक्सीजन का भी जो पी ऑर्बिटल है वो भी एक ही प्लेन के अंदर है। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो या तो नीचे की तरफ, ठीक है, सिमेट्रिकली नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, क्योंकि जितने भी पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर की तरफ है, रिंग सिस्टम में ऊपर की तरफ होते हैं, अबाउट द प्लेन या बिलो द प्लेन, इज डिपेंड। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो डी डबल बॉन्ड होने की वजह से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से बेंजीन रिंग में ये रोटेट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके रोटेशन में, जैसे हमने बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर पढ़ा था, बेंजीन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, आप ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना। ये इसमें आप जैसे बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये डबल बॉन्ड जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन पे
एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे रोटेट करते रहते हैं। इसी तरीके से जब फिनॉल की हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ पे आप पाएंगे कि फिनॉल के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे? जैसे फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जब इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजीली टू डोनेट द कार्बन, नियर बाय कार्बन को वो डोनेट कर देता है, और बिकॉज ऑफ दैट डोनेशन कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, और फिर क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चले जाते हैं नेक्स्ट टू कार्बन के ऊपर, तो और बनाते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर। अब आप देखिए ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास थे वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिए इस कार्बन को, और ये जो डबल बॉन्ड था वो ट्रांसफर होकर इस पे आ गया, और चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कार्बन। नेक्स्ट अब क्या होगा, ये ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख पाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर करता है नेक्स्ट टू एडजेसेंट कार्बन पे, एंड देन और वो नेक्स्ट वही प्रोसेस होती है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये चार्ज ट्रांसफर होके उसके पास वाले कार्बन के पास चला जाएगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट पोजीशन पे। तो इस तरीके से वो अपने 4 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है, और इस 4 हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से हमें मिलता है एक रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन, और खासकर नंबर 1, 3 एंड 5 कार्बन पे ये चार्ज जो है वो ट्रांसफर होते हैं। दिस एक्सप्लेन द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग एंड ऑल्सो द इसकी वजह से दिस एक्सप्लेन द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग एज आल्सो द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द एंटरिंग द इलेक्ट्रोफाइल्स। यहाँ पे ये इस बात को ना अंडरलाइन कर लेना कि हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और हमने देखा है पहले भी बेंजीन पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो हमेशा ऑर्थो या मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं ऑर्थो पोजीशन जो है वो मोस्ट प्रोनाउंस है किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस जगह पे अटैक होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन में काम आएगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए अच्छे से कि हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। एज अ फिनॉल इज अ कंपाउंड, नॉर्मली हम इसे फिनॉल बोलते हैं या नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। यदि इसके ऊपर कोई और दूसरा, अब चूंकि फिनॉल के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप तो रह गई, हाइड्रोक्सी ग्रुप के अलावा कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। फिनॉल आर जनरली नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ फिनॉल, इट ऑलवेज बी असाइंड एज अ नंबर 1। जहां कहीं भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम, उस कार्बन को हम नंबर 1 असाइन करेंगे, एंड देन आने वाला जहां भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम 2 नंबर कार्बन असाइन करेंगे। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, इस बेंजीन के ग्रुप के हाइड्रोक्सी ग्रुप नंबर 1 पे सेकेंड नंबर पे मिथाइल है, तो नाम क्या होगा इसका, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। यदि ये मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे आ गया तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल फिनॉल, और यदि ये 4th पोजीशन पे आ गया तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि नॉमेनक्लेचर कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले नंबर के कार्बन जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है। इसी तरीके से क्लोरोफिनॉल, यानी 2 क्लोरोफिनॉल, सेकेंड पोजीशन पे यदि क्लोरीन ग्रुप है। अभी इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं ये, यहाँ पे जो है एक्चुअली बेंजल्डिहाइड इज कम बिफोर द हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पे या तो आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो। यहाँ पे हम फिनॉल नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 2 एल्डिहाइड फिनॉल, क्योंकि बेंजल्डिहाइड मोर प्रोनाउंसेबल है, मोस्ट सिंपलेस्ट वे है फिनॉल के कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से नाम लेंगे, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में देखेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप इज स्पेसिफाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इन सच केसेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड इज असाइन नंबर 1। IUPAC सिस्टम में हमेशा एल्डिहाइड को नंबर 1 पे असाइन करते हैं, या यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो उसको नंबर 1 असाइन करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को नंबर 1 असाइन नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर कर देंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड,
इसका नॉमेनक्लेचर क्या देंगे, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड है। यदि यहाँ पे COH ग्रुप लगा होता है तो इसे हमें बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यदि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हो तो हम उसे बोलते हैं 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या दूसरा नाम है इसका कैटाकॉल। ये बहुत कॉमन नेम है कैटाकॉल, ठीक है, याद रखिएगा कैटाकॉल। इसी तरीके से यदि थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो इसे बोलते हैं हम रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल इज अ कॉमन वर्ड, या दूसरा नाम से हम 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, यानी कि एक दूसरे के जस्ट सामने है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोन, कॉमन वर्ड है IUPAC में। या फिर हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल मतलब यदि फिनॉल ग्रुप के ऊपर 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं एक जैसे, या 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। यदि 3 फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के पास में लगे हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम है पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल। यदि 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप में 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसका नाम है 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्सी क्विनोन। इसी तरीके से यदि अल्टरनेट हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन पे, इसका नाम है 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, और कॉमन नेम है पायरोग्लूसिनॉल। तो हमेशा या तो आप ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन को यूज कर सकते हैं एज ए प्रीफिक्स, या फिर 2, 3, 4 पोजीशन को भी सब्स्टिट्यूशन के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए। तो दिस इज अ कॉमन नॉमेनक्लेचर मेथड ऑफ हाइड्रोक्सी या फिनॉल कंपाउंड्स, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। नाउ कम्स ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देयर इज अ 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन में। The preparation of by the hydrolysis of diazonium salt। आप एरोमेटिक रिंग के ऊपर यदि कोई डाइजोनियम कंपाउंड है, यानी कि N डबल बॉन्ड N, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट है, दिस इज एराइल डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड है। जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें मिलता है एक्वस एरोमेटिक फिनॉल, ठीक है, हमें मिलता है फिनॉल। कैसे मिलता है, जैसे ये एग्जांपल है एनिलीन का। जब एनिलीन को आप HNO3 के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा ये डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। NH4 के साथ में HNO2 के रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N HSO4, ये सॉल्ट बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। जब इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपका ये N2HSO4 बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह बनेगा OH, फिनॉल, ठीक है। और साथ में मिलेगा हमें एराइल अमीन या बाय नाइट्रेशन या एरीन्स कंपाउंड। दूसरा है एल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम एरीन सल्फोनेट। एरीन सल्फोनेट के साथ में यदि हम एल्कली को फ्यूज करवाएंगे एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें एक मिक्सचर मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड का और सोडियम सल्फाइड का। हाँ, अब यहाँ पे मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि जब कभी भी आप फिनॉल को वाटर के साथ में या किसी बेस के साथ में रिएक्ट करवाओगे, NOH के साथ में रिएक्ट करवाओगे, तो हमेशा वो एक फिनॉक्साइड कंपाउंड देता है। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, पर यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये फिनोलिक कंपाउंड के ऊपर जो सोडियम सॉल्ट लगा हुआ है ना, H को रिप्लेस करके सोडियम लगा हुआ है, ये बनाता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। और यही सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है जो कि आगे की रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है। जब कभी भी हम एरीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड और Na2SO4 और H2O, और जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को अगेन HCl के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलता है फिनॉल। दिस इज अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन कि किस तरीके से हमारा बनता है फिनॉल। तीसरा प्रोसीजर है, प्रिपरेशन मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एराइल हैलाइड। जब कभी भी एराइल हैलाइड को हम एराइल हैलाइड बोले तो बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन कंपाउंड जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं एराइल हैलाइड। ये एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन को। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो
इट 370 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4000 psi। तो हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, जैसे मैंने पहले बताया सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड अगेन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट कन्वर्टेड इनटू द फिनॉल। इस मेथड को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। जो डाउस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में कि फिनॉल को हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल बाय डाउ मेथड। तो हमेशा एराइल एल्डिहाइड को पहले NaOH के साथ में ट्रीट करेंगे, इससे मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड को हम HCl के साथ में ट्रीट करेंगे तो हमें मिलता है फिनॉल। एक और दूसरी मेथड है, यदि हम इसको कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करेंगे, ये यहाँ पे था, आप डायरेक्टली NaOH के साथ में ट्रीट करें 370 डिग्री 4000 psi। यदि आप ये नहीं करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं करते हैं, तो नॉर्मल वाटर के साथ में कॉपर कैटलिस्ट के साथ में की प्रेजेंस में सेम 400 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 psi पे यदि रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है फिनॉल। फोर्थ मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द फिनोलिक एसिड। When phenolic acid are distilled with the soda lime, they decarboxylate to form a sodium phenoxide। आप देखो सोडियम सैलिसिलेट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। ये फिनोलिक एसिड है, मतलब फिनॉल, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो फिनॉल हो गया। जब इसमें COOH ग्रुप लगा होता है तो इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। COH ग्रुप H, COH ग्रुप रिप्रेजेंटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यदि H को रिप्लेस करके सोडियम सॉल्ट बन जाता है तो उसे बोलते हैं हम फिनोलिक एसिड सॉल्ट। तो जब कभी भी हम फिनोलिक एसिड सॉल्ट को रिएक्शन सोडा लाइम के साथ में करवाएंगे तो हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, एंड देन HCl के साथ में ट्रीट करने पे मिलता है फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे COONA जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और इसमें से हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा और बनाता है सोडियम, सोडा लाइम को कन्वर्ट कर देता है Na2CO3, और अगेन HCl के साथ में ट्रीट करवाएंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा और H वापस जुड़ जाएगा तो बन जाएगा फिनॉल। The last method of laboratory preparation for phenol is oxidation of Grignard reagent। आप सबको पता है Grignard reagent क्या होता है? MgBr, RMgBr को हम बोलते हैं Grignard reagent, जिसके साथ में एक हेलाइड और मैग्नीशियम कंपाउंड जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे ये एरोमेटिक Grignard reagent है, जिसमें एरोमेटिक रिंग के ऊपर MgBr लगा हुआ है। जब कभी भी इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो हमें मिलता है एक इंटरमीडिएट ग्रिग्नार्ड कंपाउंड, मिनरल एसिड, सॉरी मिनरल एसिड मिलता है, और इस मिनरल एसिड को वापस से ट्रीट करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो हमें मिलेगा आपका फिनॉल। 2 MgBr जो है अगर हाइड्रोलिसिस होने के बाद मिलेगा फिनॉल। Now comes on an industrial preparation. Normally coal tar provides a natural source of phenol and crystols, but nowadays less than 10% of total supply obtained from the coal tar. When the coal tar is under the fractional distillation at 170 to 240 degrees centigrade, we have to obtain phenol, cresol and naphthalene. The oil, when cooled, the sodium naphthalene is removed by centrifugation, and upon sodium hydroxide treatment we obtain a phenolic compound। तो जैसे आप देखो आपके कोल तार में यदि पहले से फिनॉल प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करवाएंगे तो हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, और जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे तो हमें वापस से मिलता है फिनॉल। द एक्वस लेयर ऑफ कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट इज ड्रेन ऑफ, लीविंग द क्रूड फिनॉल बिहाइंड। दिस इज अ फ्रैक्शनेट टू रिकवर एंड इंडिविजुअल फिनॉल। इस तरीके से हम फिनॉल को रिकवर कर सकते हैं। ये क्रूड फिनॉल होते हैं यानी कि कोल टार्स होते हैं, जिसको अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं। जैसे देख पा रहे हैं आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे क्रूड कोल टार को तो हमें मिलेगा फिनॉल। 190 टू 203 डिग्री पे आपको मिलेगा ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल, और 211 डिग्री टू 225 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें मिलेगा जाइलोल। वन मोर मेथड इज द क्यूमीन डेरिवेटिव से भी हमें मिलता है, क्यूमीन ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। So there is a two-step process by which we have to obtain phenolic compound.
first to prepare cumin and then cumin converted into the phenol. तो पहली प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीन को जब आइसोप्रोपिलीन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, इट प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो हमें मिलता है क्यूमिन। क्यूमिन का स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, बेंजीन रिंग के साथ में आपको एक कार्बन अटैच्ड है और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसे हम क्यूमिन बोलते हैं। जब क्यूमिन को अगेन 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड ऑफ क्यूमिन and then it converted into the phenol. And now comes on a physical property of phenol, as the phenol is a pure phenol is a colorless liquid or solid, although they are often found to contain red tint owing the presence of oxidation product. तो अधिकतर जो है हमें लाइट पिंक कलर का आपको फिनॉल दिखाई देगा, हालांकि वो कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म पर रहता है। फिनॉल हैव ए कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक ऑर्डर which in case of phenol itself is highly toxic. फिनॉल के खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक ऑर्डर मिलती है हमें। फिनॉल जो है हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द एलिफेटिक अल्कोहल, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा होता है। एंड इट इज कंपेरेबल molecular weight, this is due to the strong intermolecular hydrogen bonding in phenol relative to the alcohol. आप देखेंगे एग्जांपल, दिस एसोसिएशन अलोंग विद द फिनॉल मॉलिक्यूल ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप ये देखो, एक फिनॉल जो है वो दूसरे फिनॉल के साथ में किस तरीके से इंट्रामोलिकुलरली अटैच्ड रहता है। एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में इंटरमीडिएट बॉन्ड बना लेता है, जिसको बॉन्ड फॉर्म नहीं होता और ना ही ब्रेक होता है, दे जस्ट बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर। और इस तरीके से एक फिनॉल मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे फिनॉलिक मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, फिनॉल्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, दे हैज द फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि नॉर्मली एल्कोहल के साथ में बाइंड करता है, तो आप यहाँ देखो फिनॉल मॉलिक्यूल जो है उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, OH इज द वाटर मॉलिक्यूल है, OH के साथ में बॉन्ड बना लेता है। जैसे फिनॉल का ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो वाटर के H मॉलिक्यूल के साथ में अटैच है, इसी तरीके से यहाँ का फिनॉलिक मॉलिक्यूल जो है इसके हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में इंटरमॉलिक्यूलरली अटैच्ड है, तो इस तरीके से लॉन्ग चेन बनती है। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ज्यादा मात्रा में फिनॉल को यदि डिसॉल्व करना चाहोगे वाटर में तो इट इज नॉट सॉल्युबल, इट्स ओनली 9.3 ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्युबिलिटी है इसकी, 9.3 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फिनॉल इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, है ना, इट इज सॉल्युबल बट नॉट फ्रीली सॉल्युबल। फिनॉल ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। we continue our session with in next class the chemical property, acidity of phenol and the chemical reactions of phenol and uses. ठीक है, thank you. Now I'm going to close